हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पूजा में, जहाँ पे आप लोगों को तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज दुल्हन के जोड़े में सजी गोविंद जी की बेटी सिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजी शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु न तो उसके चेहरे से और न ही उसकी आंखों से वो खुशी झलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन सिया आज खुश क्यों नहीं थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में उससे मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते यह पूछ ही बैठता, फिर खुद ही जवाब भी दे देता कि मायके से दूर जाने में थोड़ी तकलीफ तो सभी को होती है, यही बेटियों के नसीब है। परंतु सिया किसी से कुछ नहीं बोल पाती। जब सब रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर गए तो सिया उदास भाव से शून्य में निहारते हुए सोचने लगी, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में। मैंने न जाने कितने ख्याल बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय उसकी छोटी बहन मीरा उसके पास आई। सिया दीदी, आप रो रही हैं क्या? देखो तो, आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई हैं। देखो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अब भी वक्त है। अगर आप यह शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ बताती क्यों नहीं? मम्मी पापा को बता दीजिए। मुझे पता है आप भूल से ही मुंह से कुछ न कहे, लेकिन आपका दिल अभी रोहन को चाहता है। आप कहे तो मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। उसकी बहन बोलती है, अरे नहीं मीरा, तू यह कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना ही करना होता तो क्या मैं आज के दिन का इंतजार करती? तू ही सोच, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाना और चलना सिखाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी जिंदगी कैसे शुरुआत कर सकती हूँ? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर मीरा। मम्मी पापा मेरा कभी कुछ बुरा थोड़े ही ना सोचेंगे। यह रिश्ता उन्होंने सोच समझ कर ही तो तय किया होगा। भीगी पल के लिए सिया बोली तो मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं उस लड़के से बड़ी मुश्किल आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में, और वैसे भी मुझे भी वह कुछ ठीक नहीं लगता। जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाजा खुला। अरे मीरा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से ये चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाई के डब्बे निकाल कर ले आ। कमरे में आते हुए सिया और मीरा की माँ विमला जी बोली तो मीरा अपनी बात कहते कहते चुप हो गई, लेकिन सिया उसकी बात सुनकर दंग रह गई। प्रश्नवाचक निगाहों से मीरा की ओर देखने लगी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। वह उलझने में पड़ गई कि आखिर ऐसे कैसी डिमांड रख रहे हैं वो लोग। लड़के वालों ने विमला
जिनसे चाबी लेकर मीरा मिठाई के डब्बे लेने चली गई। तभी सिया ने कहा, माँ, मुझे पापा से मिलना है। कहाँ है वो? अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू आराम से बैठ, मीरा अभी आ रहा है, अभी आ रही है। प्यार से आपकी बेटी के सर को सहलाते हुए विमला जी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन सिया के मन को चैन नहीं था। वो ही जानती थी कि रोहन की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करके उसने इस शादी के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। यह मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था रोहन, जिससे सिया की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके सिया जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विकी और उसके दोस्त ने रेनिंग के नाम पर सिया को घेर लिया। अकेले खड़ी सिया की आंखें आंसुओं से भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रोहन, जो विक्की का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी सहमी और घबराई सिया पर पड़ी। अरे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ाई के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने? रोहन ने गुस्से से कहा। तो विक्की बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूते के बारे में बताता हूँ। रोहन की बात सुनते ही विक्की के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और रोहन सिया के हाथ पकड़कर उसे वापस ले आया। सिया ने उसे धन्यवाद कहा। वह रोहन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात सिया को बहुत पसंद आई थी। कॉलेज में अक्सर सिया की रोहन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई उन्हें पता ही ना चला। इधर जब सिया के माता पिता सिया की शादी के बारे में सोचने लगते थे तो एक दिन सिया ने उन्हें रोहन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि रोहन के कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है तो गोविंद जी ने यह रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इधर जब रोहन ने अपने माता पिता को सिया के बारे में बताया और उनकी फ़ोटो दिखाई तो वो उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। परंतु विवाह के लिए सिया के पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह जानकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाख मिन्नतें की और यह भी कहा कि रोहन से अच्छा लड़का उन्हें कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों के सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर यह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन गोविंद जी नहीं माने और साथ ही साथ उन्होंने सिया को भी हिदायत दे दी कि आगे से वह रोहन से ना मिले तो ही उसके लिए अच्छा होगा। आनन फानन में उन्होंने सिया की शादी कहीं और तय कर दी। फिर उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वह तो यही जानकारी जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, जो उनकी बेटी का ख्याल पूरे अच्छे से रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। सिया का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को रोहन की
अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी। इसलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उससे चुपचाप उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सिया ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह रोहन का सामना कर सके। अब वह घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी, ताकि रोहन से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख बात करना तो दो, वह उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना सिया? मुझे माफ़ कर दो रोहन। इतना कहते सिया की आंखों में आंसू भर आए। तो रोहन ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सिया। तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों की खोई सिया अचानक बोल पड़ती है कि मैं अभी आती हूँ। कहकर वह कमरे से बाहर निकल आई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई। देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपके कहने के अनुसार हमने पूरी परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख रुपए कैश का इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में बाकी के खर्चा भी कुछ कम नहीं होते। आपकी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे टाइम पर 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए गोविंद जी निढल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? बिमला जी ने पूछा। तो गोविंद जी बोले, कहते हैं कि हमने तो आपकी इच्छा आपके सम्मान रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आप इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। बिमला, अब इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? कहते हुए लोग गोविंद जी का स्वर रुआसा हो गया। उसी समय सिया को अपने सामने खड़े देखकर गोविंद जी हैरान रह गए। क्या पापा, क्यों छुपाई आपने मुझसे यह सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। सिया, तुम यह क्या कह रही हो? अपने कमरे में जाओ, बिमला ने कहा। तो सिया बोली, लेकिन माँ, यह सब तो गलत है ना। एक और तो आपने अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर उनकी इतनी बड़ी इंसाफी सहन कर रहे हैं। मेरे घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं सिया बेटा, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, गोविंद जी ने कहा। तो सिया बोली, पापा, बात यह नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं। बात सही और गलत की है, और गलत बात की सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। और बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है, और यह हर बेटी के माँ बाप को दिया करते हैं। फिर तो यह भी तो सोच कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेगा ही ना वो। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो?
अगर वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या ज़रूरत थी उन लोगों से रिश्ता तय करने की। सिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह की बात करने की। तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, कहते हुए बिमला जी ने सिया को वहां से भेज दिया। तभी गोविंद जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से। मुझे यकीन है कि वह हमारी बात को जरूर समझेंगे और अगर न माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके। इधर सिया भी यह सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। समझ नहीं आया करूं तो क्या करूं, लेकिन चुप बैठने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्या मुझे राजीव जी को फ़ोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वह पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। कम से कम वह तो इस दहेज के नाम की बुराई के पक्षधर नहीं होंगे। सिया ने राजीव को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिया बार बार फ़ोन करती जा रही थी तो आखिरकार राजीव ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या बात है सिया, 10-10 मिस्ड कॉल, ऐसा क्या बात हो गई? राजीव जी, मुझे अभी के अभी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे सिया, आज हमारी शादी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है राजीव जी। तो ठीक है, बारात यहाँ से चल पड़ी है, आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है राजीव जी, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। अब सिया के मन में उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ समय बाद जब बारात आई तो सिया बड़ी बेसब्री से राजीव का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर वह नहीं आया तो उसने फिर से उसे फ़ोन लगाया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राजीव भड़कता हुआ अंदर आया। लेकिन कौन सा पहाड़ टूट गया सिया, जो तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकती? जानती हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। अब जल्दी से बताओ कि क्या कहना है तुम्हें। इतना समय नहीं है मेरे पास, माफ़ करना राजीव जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। राजीव जी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे तुम इस बात पर परेशान हो रही हो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में यह सब तो आम बात है। इसका इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाना? क्या मतलब? क्या आपको दहेज लेने से कोई एतराज़ नहीं है? सिया ने हैरानी से पूछा। तो राजीव बोला, क्या मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और सिया, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति राजीव की बातें सुनकर सिया आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तो आपने कहा था कि आप समाज सुधारक में विश्वास रखते हैं और कहीं भी कुछ गलत होता देखते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। ओह कम ऑन सिया, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है। गुस्से से बौखलाते हुए राजीव ने चिल्लाते हुए कहा,
तो सिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर आज आप लोगों को तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वह भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे सिया, तो क्या हो गया, इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, राजीव ने कहा। तो सिया बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। सिया की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कहानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।